Let's look at the secretory process in more detail. Now, suddenly, now cell is producing a protein और वो ल्यूमिन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रिलीज हो रही है. बट हाउ इज इट गोइंग टू रीच टू द नेक्स्ट स्टेज कि वो गोल्जी ऑपरेटस के अंदर आ सके? अल्टीमेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर बेसिकली पैकेज करता है, एंड दैट पैकेज गोज टू गोल्जी ऑपरेटस, और गोल्जी ऑपरेटस से अल्टीमेटली वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए अल्टीमेटली इट इज सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल. लेकिन उस तक पहुंचने के अंदर क्या स्टेजेस आती हैं? लेट्स लुक देम इन ग्रेटर डिटेल. You have to take Golgi operators as a starship, as an assembly line of an industry. हर एक स्टेज के ऊपर एक डिफरेंट फेज हो रहा है. मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप एक असेंबली लाइन देखते हैं तो एक स्टेज के ऊपर आपको गाड़ी के टायर्स असेंबल होते नजर आ रहे हैं. जब तक आप गाड़ी की चैसी नहीं बना लेते तब तक आप उसमें इंजन नहीं रख सकते. इसी तरीके से केमिकल प्रोसेस में अगर आप एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जो रिएजेंट पहले आना है आपको वो पहले डालना है और जो बाद में आना है वो आपको बाद में डालना है. तो आपके पास इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल सिस फेज से एंटर होता है, वो अपनी प्रोटीन रिलीज करता है लुमेन में, और डिफरेंट सिस्टर्नी से होता हुआ वो ट्रांस फेज से बाहर आता है. ओके, इस ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस में जिसमें वो इस डायरेक्शन के अंदर सफर कर रहा है, उसमें इट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स उसको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं. नाउ हम लोगों ने एक चीज बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है. जो ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन है वो गोल्जी ऑपरेटस के अंदर होती है. देयरफॉर गोल्जी ऑपरेटस इज नेसेसरी. And more than 50% of the human proteins are glycosylated, and we call them proteoglycans. In O-linked carbohydrate moiety is linked through hydroxyl groups of which amino acids? Serine, threonine and hydroxylysine. जब हम N-linked की बात करते हैं तो they are linked with asparagine. Okay. अब मेरा आप लोगों से जो सवाल है ना, वो एक बहुत सादा सा सवाल है जो आपको आपके दिमाग में ये बताएगा कि बेसिकली आप एक लायक स्टूडेंट हैं या नहीं. एंड दैट्स माय एफर्ट कि अल्टीमेटली आप में वो क्रिटिकल थिंकिंग इम्पार्ट हो सके कि अगर आपने आगे जाके रिसर्च करनी है या कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस संभालना है तो आप उसको सही तरीके से कैरी आउट कर सकें. अगर मैं ग्लाइकोसाइलेशन कर देता हूं, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर मैं एक ग्लूकोज शेल लगा देता हूं, तो क्या चेंजेस आ सकती हैं? हैव अ थिंक अबाउट इट. सबसे पहली चेंज क्या आएगी? आपने उसका साइज चेंज कर दिया है. एक क्रिकेटर खड़ा है, उस क्रिकेटर का वजन 70 किलोग्राम था, आपने उसके हाथ में क्रिकेट का बैट पकड़ा दिया है और उसके ऊपर पैड लगा दिए, तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा. जिस तरह अक्सर खवातीन जब वेट करती हैं तो कहती हैं अभी अभी हमने खाना खाया था या पानी पिया था. ठीक है ना, आपने जब खाना खाया हुआ है और पानी पिया हुआ है, अगर रियलिटी में खाया हुआ है तो ऑब्वियसली आपका वेट इंक्रीज होगा. वैसे जब कभी मैं भी अपना वेट करता हूं पता नहीं क्यों ज्यादा आता है. लेकिन पहली चीज आपका मास इंक्रीज हो गया. लेकिन ऑब्वियसली जो ग्लूकोज के अंदर डिफरेंट मॉइटीज हैं, उनमें OH ग्रुप्स हैं, तो चार्ज के ऊपर भी इफेक्ट आएगा. ठीक है, चार्ज के ऊपर इफेक्ट आ गया. लेकिन स्पेशली चार्ज के ऊपर अफेक्ट आने से जो सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा? सॉल्युबिलिटी फर्क होगी, क्योंकि चार्जेस आर द थिंग्स जो अल्टीमेटली चीजों को सॉल्युबल करते हैं. सॉल्युबिलिटी वेरियस इंस्टेंसेस में, स्पेशली जो मेजर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं होते उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सॉल्यूबल होने का मतलब यह है कि वो चीज पानी के साथ एक खास तरीके से इंटरेक्ट कर रही है और उस इंटरेक्शन के अंदर उसको उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने या अल्टीमेटली अपने आप को किसी तरीके से सॉल्वेट करना है जिसकी वजह से वो सॉल्यूबल है. ओके,
लेकिन दैट्स नॉट इट कि सिर्फ आपके पास ये 3-4 चीजें चेंज हो गई हैं तो अल्टीमेटली आपने कोई चीज अचीव कर ली है। ग्लाइकोसाइलेशन मैसिव हेल्प प्रोवाइड करती है प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर। मसलन अगर आप एक प्रोटीन के अराउंड एक ग्लूकोज का शेल है, अगर मैं वो रिमूव कर दूं तो अल्टीमेटली प्रोटीन ड्यूरिंग इट्स फोल्डिंग प्रोसेस लूज कर जाएगी। तो मैं एक तरीके से अगर मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से आप मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं और आपको डिफरेंट साइन पोस्ट मिलते हैं एक रूट को रीच करने के लिए, इसी तरीके से ग्लाइकोसाइलेशन एक गाइडिंग पाथ प्रोवाइड करती है एक प्रोटीन को फोल्ड होने के लिए। फ्रॉम माई प्रीवियस लेक्चर्स यू नो कि प्रोटीन कैन फोल्ड इन मल्टीपल वेज, इवन 1 स्ट्रक्चर और 2 स्ट्रक्चर, छोटी पेप्टाइड भी हो तो वो भी कई तरीके से फोल्ड हो सकती है। तो इट्स अ बिग गाइडेंस एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रोटीएजेस। जो यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोटीन है, उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा ग्लूकोज का शेल है, तो डिफरेंट प्रोटीएजेस उसको रीच नहीं कर सकते। एंड इन एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन एज वेल, देर आर सर्टेन एंटीजन्स, अगर उनके ऊपर से आप ग्लाइको शेल हटा दें, उसके ऊपर से आप ग्लूकोज शुगर्स हटा दें, तो अल्टीमेटली डिफरेंट प्रोटीन्स उनको रिकग्नाइज करना बंद कर देती हैं। कभी आप लोगों ने सोचा कि पोलर बियर के पास माइक्रोवेव भी नहीं होता बट स्टिल ही कीप्स ईटिंग फिश? या ये बड़ा अच्छी एक डायग्राम है जिसके अंदर एक फिगर में एक बंदा देख रहा है और नीचे ट्यूना फिश को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। जो फिश है वो एंटार्क्टिका हो, वो आर्कटिक हो, why they don't freeze? It's freezing cold water. And don't tell me that 4 degrees Celsius story, क्योंकि that is also enough you to freeze you down कि आप लोग फ्रीज हो जाएं, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ग्लूकोज शेल्स ह्यूज रोल प्ले करता है बेसिकली कि एक प्रोटीन को फ्रीज होने से बचाए। एंड बेसिकली व्हाट द एविडेंस सजेस्ट्स that they inhibit the formation of ice in the fish by binding specifically to the growth sites of the crystals, inhibiting further growth of the crystals. Later in few lectures I'll give you more example on कि हम crystal growth कैसे रोक सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरा मेजर कंसर्न है इस स्टोरी को बताने का, I want you to think not as a biotechnologist but also as a material scientist, क्योंकि अब आपको लाइफ में काफी सारी चीजें इकट्ठे इंजीनियर करनी पड़ती हैं जिसमें आपको मटेरियल पर्सपेक्टिव मोर एंड मोर इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं इसमें आप 2 नोजेस देख सकते हैं जिसमें आपके पास ये नेसल बोन है और अपर कार्टिलेज और लोअर कार्टिलेज है। ठीक है, अक्सर खवातीन या जो एक्ट्रेसेस का आप सुनते होंगे उन्होंने नोज जॉब कराई है, देन यू मॉड्यूलेट दीज। इसी तरीके से कार्टिलेज आप कट कर सकते हैं। इसी तरीके से काफी सारे लोगों को नी का प्रॉब्लम होता है, तो फॉर एग्जांपल ये एक डिफेक्ट आ गया नी में और अल्टीमेटली कार्टिलेज उड़ने लग गया है। दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। व्हाई? इट इज लाइक माइट बी समथिंग टू डू विद ग्लूकोज। लेट्स चेक। आप लोग अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आपके पास सबसे ज्यादा सॉफ्टेस्ट मटेरियल कौन सा है? दैट इज व्हाट? आप रोज उसके ऊपर सोते हैं, उसको पहनते हैं, एंड दैट इज कॉटन। ठीक है ना? व्हाट इज कॉटन? कॉटन इज सेल्यूलोज। कॉटन इज एंटायरली शुगर इन नेचर। इट्स अ बिग पॉलीमर बट इट इज सो सॉफ्ट एंड इट इज ऑल मेड ऑफ शुगर्स। इसी तरीके से हम नेचर में एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देखते हैं कि कार्टिलेज में बहुत आराम से नेचर ने वीव किया हुआ है प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। ओके, अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू गो अब्रॉड तो आप अपने पेरेंट्स के लिए ये ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्राइटिन कॉम्प्लेक्स ला सकते हैं। इट्स वेरी गुड टू ईट। एंड लॉन्ग फिलामेंट्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड आर स्टडीड विद कोटेड प्रोटियोग्लूकान मॉलिक्यूल्स। तो जितने आपके कार्टिलेज है ना, उसके अंदर अच्छे खासे कॉन्ड्राइटिन की चेन के ऊपर ना यूसी के ग्लूकोसामीन्स होते हैं। ओके, then there are certain other post translational modification of proteins as well, which we will discuss in next topic.